Now we start our new lecture on PPT base, and the question is the types of diagram. In this question there are three types of diagram, and that is the first is the time based line diagram, and second is bar diagram, and third is the pie diagram. We also repeat that first is the time based line diagram, second is the bar diagram, and third is the pie diagram. Now we start the for first type, that is the time based line diagram curve. In this diagram picture we show the shape or slope of relation between two variable. एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व. तो हमें पता है कि जो डिमांड कर्व की अगर हम बात करें, जो स्लोप या तो कर्व में ही होता है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड स्लोप, दैट इज द सप्लाई कर्व. एंड जो यहाँ पे दो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं कि दो एक्सिस में जो एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज द वाई एक्सिस. तो जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सिस है जो डिपेंडेंट वेरिएबल. और हमें पता है कि डायग्राम के अंदर कौन सा वाई एक्सिस है और कौन सा एक्स. तो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट है एंड जो वाई एक्सिस है वो डिपेंडेंट है, वो तो हमें यहाँ पे पता है. और जो वाई एक्सिस के ऊपर जो भी डेटा होगा वो एक्स के ऊपर क्या होगा, डिपेंड रहेगा. एंड देन इकोनॉमिक्स के अंदर की हम बात करें तो ज़्यादातर जितने भी डेटा है कि उनके अंदर का जो टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड है या तो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, तो उन डेटा की हम अगर बात करें तो ज़्यादातर वो लाइन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है. और एक बात यहाँ पर है कि एग्जांपल हमारे सामने है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो अगर हमें पता है कि जो भी यहाँ पे वाई एक्सिस हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम टाइम पीरियड लिखते हैं अलग अलग, और यहाँ पे समझो कि जो भी इन्फ्लेशन का रेट है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. तो जो भी अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड्स का कोई भी वेरिएबल डेटा होगा तो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर हम लाइन डायग्राम यूज करते हैं. एंड अगर फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन we also take the same example of our textbook and look this example. यहाँ पे हमें परसेंटेज में ग्रोथ रेट दिया है इंडिया पॉपुलेशन का सिंस 1951-61, एंड लास्ट में जो हमारा सेंसस रिपोर्ट था 2011 का वो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है. तो अगर डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन परसेंटेज की हम बात करें और उसके सामने जो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है दैट इज द टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, उसमें अगर हम बात करें 1950-61 में जो 21.64 दैट इज ईयर 24.80, तो 1950-51-61 से 61-71 में इनवर्ड स्लोप में है, एंड 1961-71 से डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है. तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि सिर्फ हम डिफरेंस आगे के साल के साथ कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर पा सकते हैं कि 1961-71 से यहाँ पे डाउनवर्ड है, यानी जो भी ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड उसके पहले सिर्फ एक बार ही वो इंक्रीज हुआ था. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, सॉरी फर्स्ट टाइप ऑफ द डायग्राम कंप्लीट हो रहा है. हम फिर से रिवीजन यहाँ पे रिपीट करेंगे. टाइप्स ऑफ डायग्राम, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम दैट इज कर्व, picture which shows the shape or slope of relationship between two variable. एग्जाम्पल हमारे पास है डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस. इकोनॉमिक्स ऑफन यूजेस लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड ऑफ वेरिएबल. एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लिखी दिया है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में अंदर यू कैन राइट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है वो सब हम 12th में इकोनॉमिक्स में आने वाला है चैप्टर नंबर
4th या तो 5 है। और यहाँ पे हमने जो बुक्स में एग्जाम्पल था वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। और अब सेकेंड टाइप्स की बात करें तो बार डायग्राम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट टाइम था वो टाइम बेस लाइन डायग्राम, सेकेंड यहाँ पे बार डायग्राम, एंड जो थर्ड है वो पाई डायग्राम। आज हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया है टाइम वाला, एंड सेकेंड जो बार है वही कंप्लीट करेंगे, एंड जो थर्ड पाई डायग्राम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बार डायग्राम मीन्स a bar diagram shows the distribution of value of variable components. For example, literacy rate in a country in a various year, or literacy rate among female and male in a particular year. यानी कि यहाँ पे जो दिया है कि लिटरेसी रेट इन कंट्री, और यहाँ पे भी दिया है लिटरेसी रेट अमोंग, तो यहाँ पे फीमेल्स एंड मेल दो अलग अलग पार्ट में आगे से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो बार डायग्राम है उनके अंदर और भी टाइप्स दो आएंगे कि सिंगल बार डायग्राम होगा एंड नेक्स्ट होगा क्लस्टर बार डायग्राम। फीमेल एंड मेल्स पर्टिकुलर ईयर, तो यहाँ पे जो भी फीमेल्स में होगा उनको हम अलग शेड देंगे या तो कलर दे प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मेल के लिए भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। अ वर्टिकल और horizontal bar is drawn for each value of the variable। यानी कि सिंपल है कि ज़्यादातर हमने जो देखा है कि वर्टिकल में ही ग्राफ होता है, तो यहाँ पे दोनों टाइप्स में हम बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकल में भी होगा, एंड सेकंड थिंग बात करें तो हॉरिजॉन्टल, दोनों में हो सकता है। एंड अ सेपरेट बार is drawn for each section or time period, and height of the bar indicates the value for that section or time period। तो हमें पता है कि y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस, अगर हम यहाँ पे समझो कि जो भी बार ड्रॉ कर रहे हैं, हम 3 बार यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मिडल में जो बार है वो उनकी जो लेंथ है या तो उनकी हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, तो उनकी जो यहाँ पे जो भी बार इंडिकेट वैल्यू कर रहा है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो थोड़ी उनसे कम रहेगी, तो जो भी यहाँ पे लेंथ होगी उनके मुताबिक ये यहाँ पे इंडिकेट रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो मैंने आपको आगे ही बताया था कि बार डायग्राम के अंदर अलग अलग वेरियस टाइप्स के डायग्राम आएंगे। उनके अंदर फर्स्ट है सिंगल बार डायग्राम, एंड सेकंड क्लस्टर्ड बार डायग्राम, एंड थर्ड डिवाइडेड बार डायग्राम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि सिंगल में क्या होगा। तो सिंगल में ज़्यादातर सिंगल बार ही हम ड्रॉ करेंगे, और क्लस्टर में क्या होगा तो यहाँ पे जॉइंटली एक साथ 2 से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो जो जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक से ज़्यादा अगर कोई डेटा दिया होगा तो वहाँ पे अलग अलग बार भी आ सकते हैं। और जो डिवाइडेड बार डायग्राम की हम बात करें तो उसमें बार तो एक ही होगा लेकिन उनके अंदर ही कुछ डिवीज़न होंगे, लाइक दैट। यहाँ पे कोई अंदर हमने डिवीज़न हमने नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे हम अंदर डिवीज़न लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक साथ दो इंफॉर्मेशन इनके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है सिंगल बार डायग्राम। हम पहले की बात करें तो सिंगल बार डायग्राम का मीनिंग क्या होगा। मीनिंग अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस से वेरियस ईयर। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कोई एक वेरिएबल की होगी ओवर अ बेस एंड ओवर अ वेरियस ईयर्स। हम उनका एग्जाम्पल भी देखें जो बुक्स में ही दिया है, तो वहाँ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे रहा सिंपल बार डायग्राम का एग्जाम्पल। मंथ्स दिए हैं, सेलिंग यूनिट दिया है जन टू दिसंबर तक का, और यहाँ पे सेलिंग इन यूनिट हो दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बार है ओनली सिंगल ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल बार ही सब दिए है,
कोई जॉइंटली बार यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्लस्टर में क्या होगा कि इसी तरह 2 बार जॉइंट 2 बार को जॉइंट कर सकते हैं। थर्ड पे अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो 3 भी जॉइंट हो सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो हमें पता है कि जैन टू फेब 35 यूनिट, तो यहाँ पे जैन टू फेब और 35 के सामने यहाँ तक बार ड्रॉ किया हुआ है। मार्च अप्रैल की बात करें तो 60 और यहाँ पे 60। मई जून की बात करें तो 65 65। जुलाई अगस्त 40 40। सितंबर अक्टूबर 50 50। नवंबर दिसंबर 30 एंड 30। और यहाँ पे उन लोगों ने ड्रॉ कर दिया है बार और शेड भी दिया है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे जो भी वो डेटा है वो सिंपल बार डायग्राम में ज़्यादातर हमें कोई कलर या तो शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम आगे बात करें कि क्लस्टर्ड बार डायग्राम में क्या होगा, तो क्लस्टर्ड बार डायग्राम उनका मीनिंग की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ कॉमन वेरिएबल ओवर अ कॉमन बेस आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन ऑफ रिलेटेड पैरामीटर। यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा देंगे वो मोर देन वन, कोई एक डेटा नहीं होगा, एक से ज़्यादा डेटा होगा तो हमें क्लस्टर्ड बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हेंस वी गेट क्लस्टर्ड ऑफ बार फॉर द सेम वेरिएबल ओवर वेरियस बेस वैल्यूज। एग्जाम्पल हम देंगे तो वहाँ पे हम इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे। टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट्स एंड हेल्प कंपेरिजन each bar colored differentially and value which it represent are indicate on it। तो यहाँ पे भी हमने दिया कि each bar colored differentially, जितने भी बार हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उनको अलग अलग कलर या तो शेड देंगे। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्लस्टर बार डायग्राम। समझो कि ये कोई 1 साल के लिए डेटा दिया हुआ है, दिस इज फॉर सेकेंड। तो यहाँ पे हम अलग अलग शेड करेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों जो भी यहाँ पे बार दिए थे वो डिफरेंट हम कर सकेंगे इजीली। एंड देन इनका एग्जाम्पल की हम बात करें कि क्लस्टर बार डायग्राम है, उनके लिए एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपके बुक्स का है वो सेम टू सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल है बाय मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज इन अ शॉप, नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड। तो मंथली वाइज डेटा भी दिया है कि जैन टू फेब, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर। और जो स्मॉल साइज़ की जो भी चॉकलेट थी उनका यहाँ पे डेटा है, मीडियम साइज़ जो थी उनका यहाँ पे डेटा है, और लार्ज साइज है वो यहाँ पे डेटा है। तो फिर से हम यही एग्जांपल की बात करें तो जैन फेब में जो स्मॉल साइज है वो 30, तो यहाँ तक 30 तक है। उनके बाद है 15, तो 15 25। बस उसी तरह हमें पता है कि जो भी अमाउंट होगी उस तरह वो लोग बार डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बार है वो जनवरी फरवरी के लिए 3 बार अलग, क्योंकि यहाँ पे तीन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। दैट इज़ अ स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। तो जो भी यहाँ पे डेटा है वो 3 अलग अलग यूनिट के लिए है या तो साइज़ के लिए है, इसीलिए हमने यहाँ पे अलग अलग कलर या तो शेड भी दिए है। ये ब्लैक दिए है और बाकी की जो क्रॉस लाइन उस तरह दोनों कॉलम में दी हुई है। और यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे कि जो पूरा ब्लैक है वो स्मॉल साइज है और इस साइड वो मीडियम साइज है एंड लास्ट वन इज़ द लार्ज साइज। तो हम यहाँ पे उनको अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Of the bar diagram, that is divided bar diagram. In this diagram we get division in all the bars which represent a common variable and a common base value. यानी कि in this type we draw the diagram and only a single bar like the simple bar diagram, but in divided bar diagram we divide the two parts of the bar। यानी कि यहाँ पे जो सिंगल बार डायग्राम जैसा ही खुद दिख रहा है हमें, लेकिन जो बार डायग्राम है उनका हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उनको हम अलग अलग कलर में या तो शेड में हम यहाँ पे वे डिफरेंट कर देंगे।
टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट्स एंड हेल्प कंपेरिजन। एग्जाम्पल में हम लेंगे तो यहाँ पे समझो कि हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह और यहाँ पे हम राउंड रख देते हैं, तो दोनों अलग अलग वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम अगर आगे देखें, ईच डिवीजन ऑफ बार इज कलर्ड डिफरेंटली एंड वैल्यूज विच इट रिप्रेजेंट आर इंडिकेटेड। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिवीज़न जो भी करो वहाँ पे आप कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। समझो कि यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऊपर का बार है वहाँ पे हम कोई भी कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर कोई भी रख सकते हैं। एंड जो नीचे का जो डायग्राम होगा वहाँ पे भी हम कोई भी कलर, तो यहाँ पे जो दोनों है वो डिफरेंट हमें पता चल जाता है कि ऊपर का जो होगा वो कुछ और प्रेजेंट कर रहा है और जो नीचे का जो बार डायग्राम है और कुछ और प्रेजेंट कर रहा है। हम अगर एग्जाम्पल के यहाँ पे हम बात करें तो सेम एग्जाम्पल हम वही लेंगे कि यर वी टेक सेम एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस गिवन इन योर बुक्स बाय मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस बाय सेल्स पर्सन इन अ रूरल एंड अर्बन एरियाज इन अ रीजियन। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी से लेकर लास्ट में नवंबर दिसंबर का डेटा दिया हुआ है। और अगर हम आगे बात करें तो जो रूरल में जनवरी फरवरी के लिए अगर बात करें तो जनवरी एंड फरवरी में 30 यूनिट का सेलिंग है रूरल एरिया में, एंड अर्बन एरिया में जो 40 का है। और जो टोटल ऑल इंडिया की बात करें तो जो 70 यहाँ पे हो रहा है। तो जनवरी फरवरी के लिए ही हम बार डायग्राम में यहाँ पे एग्जांपल से समझें कि जो रूरल एरिया का जो सेलिंग है वो 30 है, तो 30 तक यहाँ पे ब्लैक कलर का शेडो किया हुआ है और 30 के ऊपर 40 तक जो अर्बन एरिया का सेलिंग है, जो 40 तक हमने लाइन में शेड या तो अलग अलग कलर या तो वेरिएशन हम देते रहते हैं। और इसीलिए हम ऊपर कॉर्नर में भी ड्रॉ कर देंगे कि जो ब्लैक कलर का जो शेडो है वो सेल्स बता रहा है फॉर द रूरल एरिया एंड द लाइनिंग इज द सेलिंग फॉर द अर्बन एरिया। और दोनों का जो ऑल इंडिया का जो सेलिंग है वो 70 है, तो यहाँ पे दोनों कॉलम का टोटल तो लास्ट में जहाँ तक बाहर जाएगा वो 70 तक स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने द थर्ड टाइप ऑफ द बार डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, दैट इज द डिवाइडेड बार डायग्राम। And the main question here is that the three type of the diagram, three types of diagram. In the first is the time based diagram, second is the bar diagram, and the third is the pie diagram. And time based in none other any types, लेकिन बार डायग्राम की अगर हम बात करें तो बार डायग्राम में और 3 टाइप हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है सिंपल बार डायग्राम, जो सेकंड है वो क्लस्टर्ड, एंड थर्ड इज द डिवाइडेड बार डायग्राम, एंड द लास्ट वन इज पाई डायग्राम, जो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Hello friend, now we continue our next lecture, and the question is the pie diagram, types of diagram and use of a technology in the study of economics in chapter 2nd. This all the question and new chapter we will continue this question in the classroom, because in online lecture this type of question is not possible. And now we start our new chapter, that is money and inflation, and weightage in the examination for this chapter contain 8 marks. Now we going for the learn to barter. तो जो हमें यहाँ पे वर्ड में ही दे दिया है कि मनी एंड इन्फ्लेशन, तो हमें पता है कि अगर हम हिस्ट्री देखने जाए तो पहले जो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो सिस्टम चल रही थी वो बार्टर सिस्टम थी। एंड अगर हम मीनिंग देखें कि मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज अ मनी। यानी कि हम पहले के समय की अगर बात करें तो उस टाइम जो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था,
तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल नीचे ही देख रहे हैं कि ए जिसके पास बनाना है एंड बी जिसके पास एप्पल है, तो जो ए है, ए वांट्स टू परचेज एप्पल एंड बी वांट्स टू परचेज बनाना। तो यहाँ पे दोनों की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो जो बी है वो एप्पल प्रोवाइड करेंगे और जो ए है वो बनाना प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें तो यहाँ पे मनी कहीं भी है नहीं, यानी कि डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग ऑफ एक्सचेंज एंड सच एज अ मनी। यानी कि बाटर सिस्टम के अंदर अगर आप गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने से आपको भी गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे। नेक्स्ट, अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन क्या थी बार्टर सिस्टम की? तो इन द अर्लियर ईयर हमें पता है कि हम हिस्ट्री देखना जाए तो मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम बार्टर सिस्टम ही थी, गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस। तो तब पॉसिबिलिटी थी बार्टर सिस्टम की, तो हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस टाइम अर्बन एरिया में नहीं लिव कर रहे थे, ज़्यादातर वो लोग विलेज एरिया में यानी कि रूरल एरिया में ही लिव कर रहे। तो जो भी लोग विलेज में रहते थे तो उनकी जो विलेज लाइफ थी उस टाइम की हम बात करें तो उनकी जो नीड्स थी वो ज़्यादातर बेसिक नीड्स ही थी, कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट की नीड उस टाइम नहीं थी। यानी कि इंडिविजुअल लिव अ सिंपल विलेज लाइफ, हैड अ लेस नीड एंड कैरिड आउट एग्रीकल्चरल exchange of goods and service which was sufficient for their sustenance। यानी कि उस टाइम उन लोगों को लग्जूरियस गुड्स या तो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो ज़रूरत थी वो सिर्फ बेसिक नीड्स की थी। तो बेसिक नीड्स के लिए उन लोगों को बात समझो कि हमने आगे एग्जांपल दिया कि अगर कोई फार्मर के पास वीट है तो वो वीट देगा और सामने कोई फार्मर ने एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन किया है राइस, तो दोनों की नीड्स अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तो सिर्फ उन लोगों के सस्टेनेंस के लिए वो लोग प्रोडक्ट के यहाँ पे हेरफेर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बार्टर सिस्टम देख लिया कि लिमिटेशन तो थी, लेकिन अर्लियर ईयर में कोई लिमिटेशन नहीं थी क्योंकि उस टाइम जो नीड्स उन लोगों की थी वो बेसिक ही थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज कोई बेसिक नीड उन लोगों की नहीं है, लेकिन आज हमें पता है कि जिस तरह लोगों का जो लाइफस्टाइल इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे उन लोगों की जो डिमांड है वो भी लग्जूरियस प्रोडक्ट में है। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की और यहाँ पे फर्स्ट है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट वांट्स। अ नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इंक्रीजेज। मैंने अभी क्या कि जो हमारी नीड्स है या तो हमारी डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वॉज सिंपलर इन द अर्लियर टाइम्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था जो अर्लियर टाइम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन अब हम बात करें कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि वंस हु हैड क्लॉथ डिड नॉट वांट टू राइज बट वांटेड टू गी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लॉथ। यानी कि जिसके पास क्लॉथ्स है उनको डिमांड वो किसकी कर रहा है, क्लॉथ्स की, और राइस की डिमांड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो कि कोई सामने क्लॉथ्स प्रोवाइड करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, सॉरी घी प्रोवाइड करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, तो जो क्लॉथ वाला है उनके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम तो था ही नहीं मनी। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि जो ए है उनके पास है क्लॉथ एंड जो बी है उनके पास है राइस। अब ए के पास क्लॉथ है और एक क्लॉथ प्रोवाइड करके जो राइस है उनकी डिमांड नहीं कर रहा है बल्कि वो घी की डिमांड कर रहा है, लेकिन बी के पास तो राइस है। तो यहाँ पे जो ए की जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है वो दोनों की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और वही यहाँ पे सबसे बड़ा एक डिफरेंस या तो जो लिमिटेशन हम बोल सकते हैं वो है। देन थर्स देयर वॉज अ डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग अ नीड फॉर ईच अदर्स गुड्स और सर्विस टू मेक द बार्टर पॉसिबिलिटी। यानी एक दूसरे की जो नीड थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक के पास जो क्लॉथ है और वो उनको ज़रूरी है, अभी घी की ज़रूरत है, सामने उनको क्या मिल रहा था, राइस मिल रहा था। तो यहाँ पे उन दोनों की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई कि बार्टर सिस्टम में
अगर नीड सेटिस्फाई या तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम होगी। और एक बात अगर हम बात करें कि मेकिंग इट अ चैलेंज टू एस्टेब्लिश अ बार्टर बिटवीन इनडिवाइजेबल एंड डिवाइजेबल गुड्स। तो कभी कहाँ होता है कि अगर हम वीट की बात करें तो हम वीट को डिवाइजेबल कर सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 20 kg, उस तरह। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि देखो यहाँ पे लिखे कि सॉरी आई हैव गॉटन नथिंग स्मॉलर। तो जो काव है उनको हम कोई पार्ट में डिवाइड नहीं करते, वो इनडिविजिबल होगी। तो पूरी अगर हम बार्टर सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट इनडिवाइजेबल है उनको हमें पूरी की पूरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन सामने अगर हम पूरी प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो सामने से जो भी गुड्स है उनकी वैल्यू अगर उतनी ना हो तो एक पार्टी को वहाँ पे लॉस को भी बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। तो जो सेकेंड लिमिटेशन है कि स्टोरिंग वैल्यू में डिफ़िकल्टी रहेगी। अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर्स ऑफ शूज़ और क्लॉथ्स, बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेस एंड ही शी प्रोड्यूस मोर वीट देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सरप्लस वीट। अगर समझो कि इस साल के लिए कोई भी फार्मर वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस साल के लिए तो उनके पास उतना प्रोडक्शन है कि वो सामने जो भी प्रोडक्ट है वो परचेस करनी है उनसे कर सके। लेकिन और भी जो सरप्लस वीट है वो पड़े रहे तो हम उनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो क्या ख़राब हो जाता है क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा हम लॉन्ग टाइम तक भी वीट को स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो ख़राब हो जाएगा। एंड देन थर्ड पॉइंट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो उनकी अब बात करें कि मेजरमेंट में क्या क्या दिक्कत हो रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्री ड्राइवन इकोनॉमी। तो अब क्या हो गया है कि जो इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है ना, स्पेशलाइजेशन आ गया है। द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू गुड्स एंड सर्विस। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि व्हाट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो आप जो भी समझो कि इंडस्ट्री के अंदर आपने बीए के अंदर आप पढ़ोगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम ऐसे लोगों को ही बिठाएंगे कि उनके पास कुछ स्पेशल हो प्रोडक्शन के अंदर, और एचआर के अंदर हम ऐसे लोगों को ही बिठाएंगे कि वो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो, यानी डिवीज़न हो गया। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर समझो रोहित शर्मा की बात करो तो उनको अगर हम बॉलिंग करवाएंगे तो क्या बॉलिंग प्रॉपर होगी? नहीं, उनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो बैटिंग का है। एंड अगर हम बात करें कि और कोई जो बॉलर प्लेयर है उनके पास अगर हम बैटिंग करवाएंगे तो बैटिंग भी प्रॉपर नहीं करेगा क्योंकि उनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में, बॉलिंग में। Exchange of wheat for rice was simpler, but now a large number of goods become available for exchange against wheat, and hence it's become difficult to determine and maintain the exchange value। यानी कि अभी हमें पता है कि इस टाइम में तो एक प्रोडक्ट के सामने बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट के सामने सिर्फ राइस नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट है कि हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वीट के सामने हमको राइस कितनी प्रोडक्ट ध्यान में लेनी है, यानी कि 10 kg वीट इज इक्वल टू 5 kg राइस। तो उसी तरह हम जो भी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं वो अब डिफ़िकल्ट हो गया है जो पहले के टाइम की अगर हम कंपेयर करें। तो एग्जांपल की तरह ही यहाँ पे है कि इफ़ 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल एंड 1 kg घी, इन मॉडर्न स्ट्रक्चर द क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट अराइव। क्या पहले की पता था कि 20 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, लेकिन हम अगर आज की बात करें तो आज मैं 20 kg ऑफ वीट के सामने राइस कितने kg लेना है, तो एक मेजरमेंट राइस का एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। एंड हाउ मच टेक्सटाइल कैन एक्सचेंज फॉर 1 kg घी, 1 kg घी के सामने हमें टेक्सटाइल यानी क्लॉथ कितना प्रोवाइड करना है। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर एंड हेंस arose a need for universally acceptable measuring rod and that is money। क्या हमें पता है कि हम 1 kg घी के सामने कितना टेक्सटाइल प्रोवाइड करेंगे, या तो जो हम पता है कि पहले की अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, सॉरी मॉडर्न स्ट्रक्चर में,
तो 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, जो हिस्ट्री की हम बात करते तो पहले टाइम में हो रहा था, लेकिन आज हमें पता नहीं है कि 20 kg वीट के सामने हम राइस कितने लेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो मेजर है वो कौन सा है, तो हमें पता है कि वो मनी है। और आज हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो किसका कर रहे हैं एक्सचेंज के अंदर, दैट इज़ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 3, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। उनके पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। In the earlier year, individual lived a simple village life, had a less needs and carried out agriculture exchange of goods and service, which was sufficient for their sustenance. इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट, यानी कि जो नीड है वो दोनों की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है कि हु हैड अ क्लॉथ डिड नॉट वांट टू राइज बट वांटेड टू गी इन एक्सचेंज फॉर देयर क्लॉथ। तो डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही थी, डिवाइजेबल एंड इनडिवाइजेबल, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। अ फार्मर में एक्सचेंज व्हीट फॉर पेयर ऑफ शूज और क्लॉथ, बट प्रोडक्टिविटी राइज एंड ईसी प्रोड्यूस मोर व्हीट, देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सरप्लस व्हीट। एंड थर्ड था प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो एग्जाम्पल में हम चले जाते हैं कि 20 kg व्हीट इज इक्वल टू 40 kg, जो पहले के टाइम हमने डिटरमाइन किया था, लेकिन इन दिस टाइम हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा मेजर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करें। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज दैट मीडियम विच यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है, इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टिगेशन, आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे लिखने में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। और मार्शल की डेफिनेशन थी, और आगे हम अगर और एक एक्सपर्ट ने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ द रॉबर्टसन। मनी इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। तो जो मनी है वो एक्सेप्टेड हो रही है यूनिवर्सली, यानी एवरी प्लेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एंड देन फॉर नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करें तो फंक्शन ऑफ मनी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। थैंक्स। अब फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा टॉपिक यहाँ पे, कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। लिमिटेशन ऑफ बार्टर की बात करें तो अर्लियर ईयर में जो इंडिविजुअल लिव सिंपल विलेज लाइफ, तो ज़्यादातर रूरल लाइफ जो थी वहाँ पे नीड उनकी कम होती थी या तो बेसिक नीड्स ही होती थी, तो वहाँ पे पॉसिबल था। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट है इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स वांट्स, सेकंड डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू कि हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, एंड थर्ड इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे हम पता था कि पहले के टाइम में 20 kg वीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, लेकिन मॉडर्न टाइम में बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट को कितनी प्रोडक्ट हम सामने कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 टू डायरेक्ट हमने क्वेश्चन 3 लिया है, और बीच में एक क्वेश्चन जो बाकी रह गया है कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो मार्शल ने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर देना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन आएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें कि जो रॉबर्टसन ने भी एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई थी कि मनी इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मनी। डन, थैंक्स।